हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के 1999 से 2016 तक पूछे गए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी के। तो इस सीरीज़ का हमारे यूट्यूब चैनल पर पार्ट 2 है। इससे पहला जो पार्ट 1 है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने इसके ऊपर, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पार्ट 1 का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पार्ट 2 देखने से पहले एक बार आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी हमारे वीडियो देखते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बोरोड फ्रॉम, कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो हमने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जब इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी से जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है, और जो सारी की सारी पावर होती है वो किसके अंदर वेस्ट करती है, पार्लियामेंट के अंदर। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें इंडिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में देखने को मिलती है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमने फीचर लिया है वो लिया है यूनाइटेड किंगडम से। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ पॉपुलर सोवेरेनिटी? पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, ठीक है, वो आपकी बनाई जाती है किसके द्वारा? जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? पीपल्स के द्वारा। में हम लोग जो मेंबर्स भेजते हैं इलेक्ट करके। सो जो सोर्स होता है पॉलिटिकल पावर का वो कौन माने जाते हैं? पीपल, मतलब कि हम लोग। तो पॉपुलर सोवेरेनिटी को हम सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है, वो एक किंग या क्वीन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपना राज्य चलाता है। वह अपनी मनमानी नहीं करता कि वह खुद का लॉ बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है शासन करेगा। तो वह एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो है अपना राज्य चलाता है। सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। द किंग एक्सरसाइज पावर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी आपको पता ही होगा, आपने काफ़ी जो है वन वर्ड पढ़ रखे होंगे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आपने पढ़ा भी होगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है कि जहाँ पर जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? सिर्फ एक सिंगल पर्सन, एब्सोल्युटली रूल बाय वन। ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी थी उसके टोटल आपके 7 मेंबर थे, एक था चेयरमैन और 6 अदर मेंबर्स। सो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था वो कौन थे? श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यदि आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यदि आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे जो 7 मेंबर के नाम दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो आपकी बनी थी 29 अगस्त 1947 के अंदर। सो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड नहीं थे उसका आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके वोटिंग अधिकार होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर,
वे अडल्ट लोगों को दे दिए जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब कि ना तो डिस्क्रिमिनेशन आपका किया जाएगा रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ठीक है। सो जो वोटिंग राइट होते हैं वो डायरेक्टली किसको दिए जाते हैं, एडल्ट को, तो इसे बोलते हैं हम एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया के अंदर क्या शो करता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज एम्ड एट, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर आपके जो डेमोक्रेटिक मेथड और सोशलिस्ट मेथड होते हैं उन दोनों को मिलाकर एक आपका ऐसा वायबल और एक्सेप्टेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसके तहत जो आपका जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, कि ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कि आर्टिकल 14 में जो आपका यूज किया गया है फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कहाँ से बोरो किया गया है, ये किया गया है आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिलेटेड टू, देखिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, लाइक जो आपकी फॉर एग्जांपल पंचायत, जो आपके किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट के ग्रास रूट लेवल पर काम करती है, ठीक है। सो पंचायत इसका एक एग्जांपल है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर जो उसके मेन फीचर हैं वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और पंचायती राज सिस्टम। सो ये तीनों इसेंशियल हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Which of following is inalienable attribute of the parliament system of government? So parliament system of government के अंदर जो आपकी पावर होती है वो किसके अंदर होती है, सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसीलिए जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती हैं और लेजिस्लेटिव होती हैं वो क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन। पॉपुलर वीटो का मतलब कि रेफरेंडम करवाया जाता है, लोगों से पूछा जाता है, उनके जवाब जो लिए जाते हैं येस और नो में लिए जाते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के लिए। तो इस टाइप का जो आपका अमेंडमेंट मेथड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब कि कानून क्या है आपका, सर्वोपरि है। रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। सो रूल ऑफ लॉ जो आपका स्पेशल फीचर है वो कहाँ का है, वो है आपका ब्रिटेन का। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, तो आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन डी है इसका आपका राइट आंसर, कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन आपका डी है इसका राइट आंसर। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो इंडियन डेमोक्रेसी
का जो आइडियल्स आपको देखने को मिलेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जो है आपका प्रेम्बल की जो शुरू का पन्ना है वो यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि इसमें पहली लाइन पढ़ी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट लाइन क्या है, डू हेयर बाई अडोप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये दो बातें हैं जो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, आइडियल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी प्रेम्बल के अंदर। और प्रेम्बल के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेम्बल अभी तक हमारा जो अमेंड किया गया है वो एक बार अमेंड किया गया है। वो कब अमेंड किया गया था, सन 1976 में, 18 दिसंबर 1976 को। कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था, 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है इसको अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इसके अंदर दो वर्ड ऐड किए गए थे, एक तो आपका सोशलिस्ट ऐड किया गया था और एक आपका सेकुलर ऐड किया गया था। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है आपका पॉलिटिकल। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, पॉलिटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखिए किसी भी स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला तो होता है आपका पॉपुलेशन, ठीक है, जो मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट का। फिर होता है आपका गवर्नमेंट, फिर होती है टेरिटरी और फिर होती है सोवेरेनिटी। तो ये आपके तीनों जो हैं एलिमेंट हैं किसके, स्टेट के। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। हु इज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारत का संविधान है उसका संरक्षक कौन है। तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। तो फिजपुर के अंदर जब कांग्रेस का 1936 के अंदर सेशन चल रहा था तो उस समय जो कांग्रेस के हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को संज्ञा दी थी किसकी, अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज की। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में सेशन चल रहा था, फैजपुर में, ठीक है, 1936 के अंदर। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, क्या संज्ञा दी थी उन्होंने इसे, द न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। उन्होंने कहा था कि ये जो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 है, ठीक है, ये रिजेक्शन के बावजूद भी हमारे ऊपर क्या किया गया है, थोपा गया है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन, सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का वो आपका बेस था किस पर, साइमन कमीशन पर। किस पर बेस था, साइमन कमीशन पर। तो ऑप्शन ए है इसका आपका राइट आंसर, साइमन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of following is not the feature of Indian Constitution? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री के अंदर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है आपका। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम,
तो जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो मेथड है वो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर भी हैं जो हमने यूएसए से लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया, इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आपका जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फीचर हैं जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वैसे तो 2 दिन के लिए शुरू में बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, लेकिन ये रहे थे सिर्फ 2 दिन के लिए। तो इसके बाद जो है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, देखिए जो ड्राफ्टिंग पूरी तरह से प्रिपेयर की गई थी वो प्रिपेयर हो गई थी आपकी 4 नवंबर 1947 को, लेकिन इसके बाद बहुत सारी डिबेट हुई, लगभग 2000 के पास जो है करेक्शन हुई। इसके बाद तब जाकर 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को जो है प्रोसेस कंप्लीट हुई ड्राफ्टिंग की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस पर जो है साइन किए गए थे। डॉक्यूमेंट पर जो साइन हुए थे वो लगभग 284 मेंबर्स के जो है साइन हुए थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सो जो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो आपकी पूरी हुई थी 26 नवंबर 1949 को। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए हमारे देश के अंदर जो है क्या है, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, जो हमने लिया है कहाँ से, इंग्लैंड। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, आपको लगता है, तो आपके पास राइट है आर्टिकल 32 के अंडर कि आप जो है सीधे हाई कोर्ट में या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या है केस फाइल कर सकते हो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के बाद। तो स्टेट हाई कोर्ट और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, इनके पास पावर होती है डायरेक्शन इशू करने की, रेट इशू करने की, ठीक है। सो आर्टिकल 32 को इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और आर्टिकल 32 को और क्या बोलते हैं हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द 2 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर, देखिए जो मेनली 2 फॉर्म होती हैं डेमोक्रेसी की, वो होती है पहली है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका एग्जांपल है इंडिया, दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका एग्जांपल है आपका यूएसए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रेटर इंडिया टर्म है वो डिनोट करती है आपकी कल्चरल यूनिटी को। बोलते हैं कि हर गली के बाद जो है भाषा बदल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर मिलजुल कर रहते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो ये आपका कास्ट वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये लिखा गया है कि जो कास्ट वर्ड है आपका वो पोर्टुगीज़ वर्ड कास्टा से लिया गया है, से डिराइव हुआ है। सो ऑप्शन ए है आपका इसका राइट आंसर, पोर्टुगीज़। व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, पहली बार जो है नेशनल एंथम कहाँ पर गाया गया था। तो पहली बार आपका नेशनल एंथम था जो कलकत्ता सेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, वहाँ पर जो है पहली बार
नेशनल एंथम गाया गया था। नेशनल एंथम को ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है नेशनल एंथम से रिलेटेड। सो नेशनल एंथम को ऑफिशियली जब अडॉप्ट किया था वो किया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया। सो भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया था वो आया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। इंडियन पेनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसे क्रिमिनल कोड भी बोला जाता है। इंडियन पेनल कोड जो आपका ड्राफ्ट किया गया था, इंडियन पेनल कोड, वो किया गया था सन 1800 में। किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे किया गया था। कब? 1834 में। कौन से चार्टर एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके थॉमस बेबिंगटन, बेबिंगटन मैकाउले। ठीक है, और जो आपका ये शुरू हुआ था आपका आईपीसी, वो हुआ था सन 1862 के अंदर, सन 1862 के अंदर। सो ऑप्शन इसका बी है आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, 1862। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड बाय, तो ये जो आपकी कन्वेंशन है ये फॉलो होती है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, कि एक जो स्पीकर होता है वो बार बार इलेक्ट किया जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार ये है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो जो आपके फेडरल सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है आपकी, वो दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, ड्यूल सिटीजनशिप अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पर जो नागरिक है पहले स्टेट का नागरिक है और फिर नेशन का, इसीलिए वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है। सो ऑप्शन डी है आपका इसका राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इज, सो लिबर्टी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड क्या हो सकता है? वेल नोन पार्टी सिस्टम, कोई पार्टी आपको लिबर्टी प्रोवाइड करवा सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, राइट्स का डिक्लेरेशन करना, या फिर बोल्ड एंड इम्पार्शल जुडिशरी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वही फिट बैठता है कि बोल्ड एंड इम्पार्शल जुडिशरी क्या हो सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ आवर लिबर्टी। हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड। देखिए, वैसे तो हमें धरती के ऊपर क्या है? फुल लिबर्टी है कि हम जो कुछ करना चाहे वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम किससे बंधे हैं? कानून से, जो नियम हैं उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, अब फुल लिबर्टी नहीं है तो हमारी जो लिबर्टी है वो क्या है? लिमिटेड। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है, प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन, तो सिटीजनशिप के लिए जो आपका प्रोविज़न शुरू हुआ था वो हुआ था आपका सन 1950 में। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, सन 1950। विच कैन इम्पोज रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, किसके पास अधिकार हैं जो है फंडामेंटल राइट को
रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, या अमेंड कर सकता है, या ख़त्म कर सकता है, या चेंज कर सकता है, या और बढ़ा सकता है। तो ये सारे के सारे जो राइट हैं अमेंड करने के, ये किसके पास हैं? हमारी पार्लियामेंट के पास हैं। ये किसके पास हैं? हमारी पार्लियामेंट के पास हैं। आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो उसके अंदर भी आपके जो है फंडामेंटल राइट इंक्लूड हो जाते हैं कि पार्लियामेंट है जो सिंपल 2/3 मेजोरिटी से, दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से जो है फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर हैज़ टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन। तो यदि गवर्नर किसी ऑर्डिनेंस की घोषणा करता है तो वह उस स्टेट की असेंबली के द्वारा 6 हफ्तों के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, 6 वीक्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ विधान परिषद? विधान परिषद मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन से स्टेट के अंदर है? भारत में सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। तो ये 7 स्टेट हैं आपके, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रह गया, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो दिए गए ऑप्शन में ए है आपका राइट आंसर। विधान परिषद किस में है? कर्नाटका में। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज म्यूनिसिपल इलेक्शन अंडर। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो म्यूनिसिपल के जो इलेक्शन होते हैं हमारे शहर में, ठीक है, उसको कंट्रोल और सुपरवाइज करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के। जो पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं आपके, पंचायत के भी जो इलेक्शन होते हैं वो भी इसी आर्टिकल के तहत आते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के सुपरवाइज करता है पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन के 243 के आर्टिकल के अंडर। इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइज। देखिए, लोकल गवर्नमेंट मतलब कि जो पंचायत वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है, वो अपनी तरफ से क्या है, काम नहीं करती, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी तरफ से कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाकर काम नहीं करती। उनके जो अधिकार होते हैं, ठीक है, उनको जो पावर होती है वो सौंपी जाती है ऊपर से, ठीक है। आप कह लीजिए पार्लियामेंट से या फिर स्टेट की असेंबली से। तो इसीलिए जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो एक डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। डेलीगेटेड अथॉरिटी, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, डेलीगेटेड अथॉरिटी। टोटल असेंबली सेगमेंट्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कितनी असेंबली सीट्स हैं? सो टोटल आपकी हैं 70। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? देखिए, बात यहाँ पर हो रही है स्टेट की। स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल। इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। यदि हम इंडिया की बात करें तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। दोनों ही क्या होते हैं? गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। अटॉर्नी जनरल होता है इंडियन गवर्नमेंट का और एडवोकेट जनरल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर द स्टेट लेजिस्लेचर। भाई, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने समय तक मिनिस्टर बना रह सकता है? तो आपको पता है, यदि किसी नॉन मेंबर को, ठीक है, मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सीट लेनी होती है। तो ऑप्शन आपका सी है राइट आंसर। यदि आपका 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो
उसका जो टेन्योर है मिनिस्टर का वो सीज हो जाता है। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 6 मंथ। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड। सो अपर हाउस, जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पे अपर हाउस हम किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। लोअर हाउस किसे बोलते हैं, लोकसभा को। तो इसी तरह स्टेट लेवल पे जो अपर हाउस होता है आपका, वो होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है भाई? चीफ मिनिस्टर को ऑफकोर्स कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका इसका राइट आंसर, द गवर्नर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड द कंट्री विद 3 कैटेगरी ऑफ सिविल सर्विस नेमली। देखिए आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत 3 टाइप्स की जो हैं सिविल सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। पहली है आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर है आपकी इंडियन पुलिस सर्विस, और फिर है आपकी इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो है राइट आंसर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस एंड फॉरेन सर्विस। व्हाट इज प्लूरल वोटिंग सिस्टम? प्लूरल वोटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? प्लूरल वोटिंग सिस्टम होता है, प्लूरल वोटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके वोटिंग राइट होते हैं उन्हें आपकी प्रॉपर्टी राइट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 2 चुनाव क्षेत्र हैं आपके शहर में, ठीक है, और दोनों में ही आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, दोनों ही चुनाव क्षेत्र के अंदर। तो इलेक्शन के टाइम आप इस चुनाव क्षेत्र से भी वोट कर सकते हैं जिसमें आपकी ज़मीन है, और जिस दूसरे चुनाव क्षेत्र में भी आपकी ज़मीन है वहाँ से भी आप क्या है, वोटिंग कर सकते हैं। मीन्स जो एक सिलेक्टेड पर्सन है वो क्या कर सकता है, दोनों चुनाव क्षेत्र से वोटिंग कर सकता है, मीन्स मल्टीपल वोटिंग कर सकता है। सो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी, जो एलिजिबल होगा वोटर वही तो वोट डालेगा ना। तो एलिजिबल वोटर एक्सरसाइज 1 वोट एंड सम वोट विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कास्ट मोर देन 1 वोट। सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फार्मूला? 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था कि भाई जो आपके हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उनके अंदर हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न इंडिया की लैंग्वेज मीन्स साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज जो है उन स्टेट्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। और जो आपके नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर हिंदी, इंग्लिश और एक जो है रीजनल लैंग्वेज पढ़ानी ज़रूरी है। तो ये आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला था। ये किसने रिकमेंड किया था? ये किया था कोठारी कमेटी ने। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। कोठारी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह, उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गो टू पोल्स अंडर डेलिमिटेशन? डेलिमिटेशन क्या होता है? डेलिमिटेशन क्या होता है भाई? डेलिमिटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके तहत किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर को, टेरिटरी को, ठीक है, रिफिक्स किया जाता है। सो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेट बना था वो बना था आपका कर्नाटका। जो पहला स्टेट आपका बना था डेलिमिटेशन के अंदर वोटिंग हुई थी, कर्नाटका के अंदर हुई थी। और कर्नाटका के अंदर भी जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सी चुनावी क्षेत्र था उसका नाम था आपका मांड्या। सो मांड्या में जो है डेलिमिटेशन किया गया था। सो इसके तहत ये कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। देखिए जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको रीड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो मांड्या ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना था पहला, मांड्या डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर।
और ये जो आपका डेलिमिटेशन हुआ था ये किसके अंडर हुआ था? जस्टिस कुलदीप शाह, जस्टिस कुलदीप शाह। ब्यूरोक्रेसी लिटरली मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय। भाई ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सरकार चलाते हैं व्यक्ति वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो मिलकर क्या चलाते हैं? सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक ख़ास बात क्या होती है कि ये कोई भी मेंबर जो होता है इलेक्टेड नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी है राइट आंसर, ऑफिशियल्स। Comptroller and Auditor General of India acts as friend, philosopher and guide for। देखिए जो कैग अपनी हर साल रिपोर्ट बनाता है वो प्रेसिडेंट को देता है प्लस स्टेट के गवर्नर को देता है। तो उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट होती है वो जाती है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर में, असेंबली में या काउंसिल में। तो पार्लियामेंट में जो वो रिपोर्ट होती है आपकी, उसको कौन जो है एग्जामिन करता है? उसको एग्जामिन करता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब सारा काम तो आपका जो है कैग ने कर दिया, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या करना है? सिर्फ उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सारी कमेटी जो होती हैं पार्लियामेंट की, इनके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैंने पिछली बार बताया था कि 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं, टोटल इसके 22 मेंबर होते हैं। जो इसका हेड होता है आपका वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है चुना जाता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका राइट आंसर। Which body is constituted by the President of India to advise on the decision of central resources between the center and the state। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, वो टैक्स को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन किसके? सेंटर एंड स्टेट के। तो फाइनेंस कमीशन है आपका इसका राइट आंसर। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 280 आर्टिकल के तहत। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ अच्छे से। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई डिग्नेटरीज हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड हैज़ अ राइट टू एड्रेस इट। तो वो व्यक्ति कौन सा होता है आपका? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके पास ये राइट होता है। वह पार्लियामेंट के किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। मीन्स यदि आपके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या स्टेट की हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। सो आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है फंडामेंटल राइट्स की वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आती है। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। व्हाट इज़ ऑर्डिनरी लॉ? ऑर्डिनरी लॉ क्या होते हैं? वो लॉ जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? पास किए जाते हैं। गवर्नमेंट का लॉ मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ऑर्डिनरी लॉ, भाई ऑर्डिनरी लॉ कौन से होंगे? भाई ऑर्डिनरी लॉ वो होते हैं जो हमारी मतलब कि जो कार्य प्रणाली होती है उसको आसान करने के लिए बनाए जाते हैं सिचुएशन को देखकर। फॉर एग्जांपल अब सरकार ने बोल दिया कि जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मीन्स ये क्या है? एक ऑर्डिनरी लॉ है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा कि जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है ऑर्डिनरी लॉ का। सो ऑप्शन सी है आपका इसका राइट आंसर। डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी आर द टू इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। सो पावर का जो डिवीज़न और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये किसके दो महत्वपूर्ण फीचर होते हैं आपके? ये हम पढ़ चुके हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर? सो आर्टिकल जो है आपका 167 वो डिफाइन करता है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, आर्टिकल 167। सो 167 के अंदर जो जो ड्यूटी हैं चीफ मिनिस्टर की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। Reservation for scheduled caste and scheduled tribes in services has been provided in the Indian Constitution। भाई रिजर्वेशन SC और ST के लिए कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की गई है? तो आर्टिकल 335 के तहत, आर्टिकल 335 के तहत। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन थे ये आपके। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जो एक्सप्लेनेशन थे वो सारे डेफिनेशन बेस्ड थे। ठीक है, सो आप खुद काम करना इन क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपको रह गया है कि यदि आपको जो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर जो है उसमें मेंशन कर देना कमेंट में, तो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हों उनके अपडेट आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।